अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू उर्दू बेस्ट नावल्स। नावल जुनूनी उल्फत रिटन बाय महवी अली की एपिसोड नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। रूम की फिजा में गहरा सकून छाया हुआ था। दरियाब बैठा नीचे कालीन को घूर रहा था। कुछ देर पहले है शमशाम भी इनकी सारी बातें सुन चुका था। इसका चेहरा जब्त सुर्ख था। बस नहीं था अब ये खुद ही उठकर इन्हें खाली हाथ लौटा दे। तकवा ने खामोश बैठे अपने शोहर को देखा। वो लबों पर कफल लगाए बैठे थे क्योंकि अपना पिछला फैसला नहीं चाहता। इस बार लब बेबस थे, अभी ने कुछ बोलना था। भाई, मैं पहले आपको अपनी बेटी दे चुकी थी, पर इस बारे में कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। आप समझ सकते हैं एकदम से फैसला करना बहुत मुश्किल है। मुझे तोकी की राय लेनी होगी। दरियाब मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ इसमें कोई नुक्स ऐब नहीं, ना ही इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। पर आप एक बेटी के बाप हैं, समझ सकते हैं ऐसे फैसले लेने में फौरन तौर पर जल्दबाजी नहीं दिखाई जाती। पहले भी हमने ऐसा किया था। तुम बेफिक्र रहो तकवा, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे अपनी जान से अजीज होगा। मुझे मालूम है मेरी बहन कतई गलत फैसला नहीं ले सकती। जो भी तुम्हारा फैसला होगा, साइम का फैसला होगा, मुझे दिल से मंजूर होगा इंशाल्लाह। ये सोचकर मत फैसला करना कि इनका आपका भाई रूठ जाएगा या रिश्तों में दूरी आएगी। नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें मालूम है मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ, वही प्यार मुझे तुम्हारे हर फैसले से है। तकवा की बात ख़त्म होते दानियाल खान इनका हाथ थाम कर शफ़क़त से कहा। साइम ज़्यादा इनकी बात सुनकर हल्के फुल्के हो गए। तकवा ने मुस्कुराकर इनके कंधे से सर टिकाया। भाई, मुझे आज भी आपकी मोहब्बत पर कोई शक नहीं है। मैं जानती हूँ जिस तरह आप आशिक़ का ख्याल रखते, मोहब्बत करते, एक बेहतरीन हमसफ़र है। इसमें कोई शक नहीं कि दरियाब इससे मुख्तलिफ होगा। माँ बाप चाहते हैं इनकी बेटी को इज़्ज़त, अच्छा मुकाम, ठंडी छाँव, प्यार मोहब्बत से रखा जाए, और कोई शक नहीं मेरी बेटी को आपके घर वो सब कुछ मिलेगा। तकवा ने सर झुकाए बैठे दरियाब को देखते हुए कहा। इसने सर उठाया और अपनी पप्पो को देखते मुस्कुरा दिया। इसकी आंखें से ज़्यादा मोहब्बत की दास्तान बयान कर रही थीं। शमशाम ने जाने कैसे खुद पर ज़ब्त किया। ये नहीं था कि वो अपने मामी जान को पसंद नहीं करता था, वो बहुत पसंद करता था। इन्हें इसकी मामी से बहुत पसंद थी, आज तक है। पर वो तारीख दोबारा नहीं दोहराना चाहता था, नहीं अपनी बहन को फिर से अजियत के दलदल में धकेलना चाहता था। इसे सिर्फ अपने मामू की जाने का इंतज़ार था। इसके बाद वो खुलकर बात करने वाला था अपने मॉम डैड से। इसका सर झुका हुआ था जिससे इसके चेहरे के तासरात जानना मुश्किल थे, पर इसकी आंखें जब्त से लहू थी। और आप जानते हैं, आशिक ऑप्शन है, ये बचपन से मैंने अपने साम के लिए सोचा है। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस अब जल्दी से तैयारियाँ करेंगे और मैं अपनी अच्छी बेटी को लेने घर आऊँगी आपके। तकवा के कहने पर आयशा, दानियाल, साइम जैदी मुस्कुरा दिए। वहीं दरियाब और शमशाम ने जिस कदर चौंक कर देखा, इन्हें दोनों को लगा गलत सुन लिया है। शांत हैरत से अपने डैड को देख रहा था, बेयकीनी से कि जो इसने सुना वो वाकई सही था। शाम या सारिम कहाँ उन्होंने? वो शौक की कैफियत में था। इसके माँ बाप ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और इसे एक दफ़ा पूछने तक गवारा नहीं किया। क्या इतनी अहमियत नहीं थी इसकी नज़रों में कि इससे इसकी रज़ाई पूछ लेते? कैसे कैसे उन्होंने इस बेवकूफ़ को इससे छोड़ लिया, जो इस सुबह इसके ज़ियाफ़ के सामने इसका इंसल्ट कर चुकी थी। किसी की उफ तक न सुनने वाला शमशाम जैदी के मुंह पर इसका दिया हुआ रुमाल मारकर इसे क्या कुछ तक कह चुकी थी। इसे दुनिया का आखिरी मर्द कहा था, फिर किस तरह वो इसके यहाँ कर सकती थी? इसके माँ बाप कह रहे थे तो ज़रूर वो भी जानती होगी इस बात को। शब्द से इसकी मुठियाँ भींच गई। वो अब जाने कैसे खुद को कंट्रोल करके बैठा था। ये तो तय था वो किसी कीमत पर भी ये सब होने नहीं देगा। क्या आयशा इसके साथ चलने, इसके हमसफ़र के लायक थी? इसके ख्यालात वो वही सुन चुका था और सुनकर तनफ़्फ़ुस से सर फेर गया। ये अलग बात थी कि बाद में दोस्त के ही नाते ज़ियाफ़ ने खूब रिकॉर्ड लगाया था, पर इसमें भी शमशाम को अपने बुरी तरह रिजेक्शन का एहसास हुआ था। वो समझती क्या थी खुद को कि वो कोई मर रहा है इसके लिए, या शमशाम ज़ैदी के लिए लड़कियों की कमी है, या वही बच्ची है इसके लिए। मैं डिनर का इख्तिताम करती हूँ। तकवा मुस्कुरा कर उठी। नहीं तकवा, मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर अभी टेस्ट के लिए जाना है। डिनर भी साथ करेंगे इंशाल्लाह। इस बात मैं तुम तक ये बात पहुँचाने आया था। अगर तुम मुनासिब समझो तो हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं रिश्तों की। वो कहकर उठे। आयशा इस दौरान खामोशी बैठी रही। इन्हें बुरी तरह अपने दिलावर की याद आ रही थी, पर कंधा में ऐसा नहीं था अभी जिस पर सर रखा वो बिलक बिलक कर अपने दिल का गुबार निकाल सके। ऐसा नहीं था कि वो अपने दरियाब के लिए खुश नहीं थी, वो बहुत खुश थी दरियाब के लिए, क्योंकि एक बार फिर वो तो कि इसकी बेटी बन जाएगी। पर इसका दिलावर, जिसकी आंखों की चमक इसकी बचपन की पसंदीदगी नहीं जाती,
इनका दिल फटने लगा, आंखें आंसू से नम होने लगी। वो बगैर किसी को देखे खान के साथ उठ खड़ी हुई। अच्छा ठीक है, अगर मुनासिब लगे तो कोशिश कीजिएगा, डॉक्टर से होकर डिनर जहाँ कर कीजिएगा। वहीं से मिलती ही बोली। इन्हें खड़ा देखकर सहम भी दानियाल खान से मिलने लगे। आप बेफिक्र रहें भाई, जो भी फैसला होगा अच्छे के लिए होगा, सैम ने इनसे कहा। मुस्कुरा दिए। मुझे यकीन है तुम दोनों पर। वो इनकी पुश्त पर हाथ रख के बोले। और फिर तक वो आयशा से मिली, पर इनकी आंखें नम देखकर वो समझ गई कि इस पर क्या बीत रही है। मैं कुछ नहीं कह सकती आशी, मैं खुद एक माँ हूँ और तुम्हारा गम महसूस कर सकती हूँ। अल्लाह सलामत रखे हमारे बच्चों को, पर इसका ज़ात बस इतना ही था। तुम संभालो खुद को, जाने वालों को रोका नहीं जा सकता। मैं ये नहीं कहूँगी दिलावर ने क्या किया क्या नहीं, वो इसका और रब के बीच का मामला है। मैं कोई नहीं होती इस पर बातें करने वाली। रब जाने क्या सच है क्या झूठ, पर बस इतना कहूँगी तुम माँ हो, इसके लिए दुआ क्या करो ताकि इसके लिए आसानियाँ हों आगे। रोकर इसे तकलीफें मत दो, भूल जाओ इसका किया गया माजी था। इसकी सज़ा इसे दुनिया में बहुत मिली, बस इसे अपनी दुआ में याद रखो। तुम्हारी दुआएं इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसकी अच्छी अच्छी बातें याद करो, कितना शरारती था इसकी शरारतें याद करो। सबको हंसाता था, सबको मुस्कुराने की कोशिश करता था। नहीं तकवा बस करो, मैं माँ हूँ। मैं इसका माजी याद करके, इसके हंसते चेहरे को याद करके मेरा दिल फट जाता है। इसे याद मत करने दो, मेरा दिल साकत हो जाता है। मैं इसके लबों पर हाथ रख कर बेआवाज़ रोने लगी। इसकी तकलीफ, इसकी तड़प, इसकी हालत को देखते तकवा ने आहिस्ते से सीने से लगा लिया। बस करो आशी, तुम लोग इसे तकलीफ दे रही हो, इसे दुआओं में याद रखो मेरी जान। तकवा इसकी पुश्त हिलाती से खामोश करवाने लगी। इसने वह मुश्किल मुस्कुराते अपना सिर हिलाए से अलग होकर अपना चेहरा साफ किया। वो मेरी नमाज़ों, मेरी दुआओं, मेरे सजदों तहज्जुदों में याद रहता है। मैं इसे हर सांस के साथ याद करती हूँ। मेरा दिल तो ये भी कहता है वो जैसे मेरे आसपास सांसें लेता है, पर काश ऐसा होता। काश तकवा वो सपना होता तो मैं आज अपनी बेटी को रुखसत करवा कर ले जाती। पर जाने क्यों ऐसे रास्तों पर आ गया। न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि सबकी खुशियाँ, अपने बाप की मुस्कुराहट, कह के घर की रौनक सब अपने साथ नोच गया। मेरा घर वीरान होता है तकवा, इसलिए मैं अपने दिल पर पत्थर रख कर आई थी तुम्हारे दर पर। मेरे दिलावर तो मुझे नहीं मिल सका, पर मैं चाहती हूँ दरिया का कोई बेटा हो तो इसमें अपना दिलावर देखूँ। मैं जब तक अपने दिलावर को अपनी आंखों के सामने चलते फिरते नहीं देख लूँगी तकवा मुझे चैन नहीं आएगा। मैं अपने माँ बाप को तड़प आया था, अपने बाप को तड़प आया था खुद के लिए, आज मैं अपनी बेटी के लिए तड़प रही हूँ। मकाफात अमल है जहाँ तकवा। मैं अपना कि अब तो भुगत ही रही हूँ, पर साथ तुम्हारे भाई को भी तड़पा रही हूँ। काश वो मुझे छोड़ देते, तभी तो आज इन्हें इतनी तकलीफ न देखनी पड़ती। वो रोती हुई कह रही थी। पीछे खड़े दानियाल खान सुनते इसके मुँह से सब बातें लब आपस में बवस्त कर गए। जाओ बहन को ले आओ। साहिबजादी शाम से मिलते दरियाब से उन्होंने कहा। वो जी कहता वो वहाँ से निकला। चलो बहुत रह लिए जहाँ, अब घर चले। तोके के लिए पानी लेने जाती आयशा को देखते दरियाब ने कहा। वो पहले अंदर से अफसरदा था, शाम को मुझे पीछे देख चुका था और अपने पुप्पा का जान के खुल कर जवाब न देना भी इसे मायूस कर गया था। पर मैं तो खामोशी से चलो, अब इसे गुस्सा था इस पर। वो आगे बढ़ते इसका बाजू थाम कर वहाँ से बाहर की तरफ ले जाने लगे। अरे भाई हुआ क्या, पर मेरी बात तो सुने। अर्शी हैरान बौखलाते इसके साथ जाती परेशान हुई साथ। अपने खून नेचर भाई का चेहरा इस कदर सुर्ख इसकी समझ से बाहर था। बैठो अपनी गाड़ी में, इसने गुस्से से आंखें दिखाते कहा। पर मॉम डैड। अर्शी इसके अचानक बिगड़ते थे वह देखती परेशान गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। दरिया को अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते देखकर इसका दिल धड़का नहीं, कहीं इनकार तो नहीं कर दिया। वो भी सोच रही थी कि सामने से उसे अपने माँ बाप भी घर से निकलते हुए मिले, पर ठीक से तोकी को भाई भी न बोल पाई थी। जाने क्या जल्दबाजी हुई थी इसके भाई को। इसने सोचकर मुंह फुला लिया और सामने से देखने लगी, जहाँ इसकी नजरें सीधा शीशे से सामने खड़े सादी पर पड़ी। अपनी की हुई तो टुक बातें इसे याद आ गई। वो भी इसे देख चुका था गाड़ी से। इसके मुँह प्यार से मिलता इसकी लहू आलूदा नजरें अर्शिया भरी थी। इसने साफ इसकी आंखों में न गवारियत, गुस्सा, नफरत का एक जहाँ आबाद देखा। इसे मजीद चलाने के लिए लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। साथ इसे जलाने के लिए इसने सामने रखा स्याह ग्लासेस उठाकर अपनी आंखों पर पहने और बाला में हाथ फेरा। वो इसे छेड़ रही थी, अपने लगाई आँख में मजीद पेट्रोल डालने का काम कर रही थी। बस सामने खड़ा वजूद कुछ और ही सोचता इसे गुस्से से देख रहा था। तकवा, साहिबजादी, शमशामजादी वहीं खड़े थे। अर्शिया तकवा के अरे सुनते खिलखिलाती ने अचानक जाने को सरप्राइज दे दी। अपने माँ बाप के पीछे अपनी गाड़ी निकाल कर जा चुकी थी। पीछे बस घर के अफराद ही रह गए।
हाँ नज़ीरा, बताया नहीं क्या कहा लड़के वालों ने। एक नज़र दरवाजे पर डालकर जरीश ने दूसरी तरफ मौजूद वजूद को मुखातिब किया। बताना क्या है, तुम जब पूछे वो पता, वो मुंह बनाकर बोली। इसका तेवरों पर जरीश को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो दबा गई और गहरा सांस भरकर बेड पर बैठती हुई बेचैनी से बोली, आप शायद भूल गई नज़ीरा, मैंने 10,000 दिए हैं आपको। 7 समन की तस्वीरें भी दी थी, वो गुस्से से जताकर बोली। इसे तेवर देखती नज़ीरा फौरन संभली। हाँ तो मैंने कब इनकार किया मिसेस शाह, मैं कह रही हूँ पूछो वो बताऊँ, ये तो नहीं कहा कि मुझे याद नहीं। जरीश ने मोबाइल को घूरा। ये इतने तेवर क्यों दिखा रही थी इस दिन, तो इसके सामने जैसे गिड़गिड़ा रही थी, इतनी मिन्नत इतनी तारीफें। और आज आप समन की तस्वीरें लेकर गई थी ना किसी रिश्ते के लिए, फिर क्या हुआ? आप तो लेकर ऐसी गायब हुई हैं, 3 हफ्ते होने को आए हैं। आपने तो महज 1 हफ्ते में खुशखबरी सुनाने का वादा किया और एडवांस 10,000 रुपये लिए थे मुझसे, क्या भूल गई हैं? कुछ सख्त लहजे में जरीश ने कहा। पर अगले पर कुछ चौंची जब वो कहकर लगाकर हंसी। क्या हुआ, मैंने कोई जोक सुना दिया है? वो नागवार से बोली। माफ़ कीजिएगा मिसेस शाह, पर मुझे लगा था इसलिए महज ऐसी लंबी बातें करती। पर जब मैं आपकी बेटी की तस्वीर लेकर गई तो असल मुश्किल तब पेश आई। इसमें 3-4 हफ्ते कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि साल लग जाना था। वो हंसती हुई बोली, क्या मतलब है आपका? ठीक से बात करें, कहना क्या चाहती हैं आप? जरीश से गुस्सा अपना हुआ, इसकी ज़दाइया हंसी देखकर वो गुस्से से गोया हुई। माफ़ कीजिएगा मिसेस शाह, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, पर हकीकत इतनी कड़वी है। मेरे पास जितने रिश्ते थे मैं इनके पास आपकी बेटी की तस्वीर लेकर गई, पर हर तरफ से इनकार हो जाता। बुरा मत मानिएगा, आप जानती हैं मिसेस शाह, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। माशाल्लाह बड़ी फैमिली के लोग हैं, ऊंचे ख़ानदान वाले हैं, आपके पैर नहीं डाल सकती। अमीर लोगों की बेटी ऐसी हो जाती हैं और फिर इनके इतनी मुश्किल से मिल पाते हैं। आप खुद देख लें, मैं जिसके पास भी लेकर गई कुछ नहीं तो देखकर दूसरी नज़र देखना नहीं चाहा। मॉडर्न ज़माना है, लोग पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की चाहते हैं। चंद एक बड़ी उम्र के लोगों ने, कुछ और ने आपके साथ से मुतासिर होते हुए पूछगछ की भी, तो जब मैंने बताया लड़की कॉलेज में आया और एज पूछी तो 22 साल बताई, पहली फुर्सत में इनकार कर दिया। इनका कहना है हमें ऐसी चाहिए जो पढ़ी लिखी हो और एटलीस्ट खुद को संभालने के साथ घरदारी के साथ घर संभालना, अपने जो के काम काज करे। कुछ तल्ख जुबान मुँह फट औरतों ने कह दिया कि ये तो खुद को संभाल ले, वही काफ़ी है, वहाँ आकर हमारा घर संभालेगी। सूरत का क्या है, आज है कल ढल जाएगी। बात करदारी और सुगड़ापे के साथ स्मार्टनेस की है। इतनी सी एज में ये माशाल्लाह मोटी है, आगे चलकर तो और हो जाएगी। दूसरा, इसकी आहिस्ता ट्वीट चश्मे के बाद नुक्स निकाले गए। मैं मुझसे तो मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं नहीं सुन सकी, इसलिए खामोश बैठ गई। आपने 10,000 दिए, मैं 15 घरों को रल चुकी हूँ। अब इतनी सी बच्ची हारून शाह की लाडली बेटी के लिए किसी बुढ़े रिश्ते का तो लाने से रही। इसीलिए आपसे कहा था लड़की के वेट की तरफ ख्याल करें। पहले का ज़माना और था, कर लेते थे रिश्ते कुछ ले देकर, पर अब लड़की स्मार्ट, पढ़ी लिखी, मॉडर्न, इंटेलिजेंट चाहिए इन्हें। यह तो समाज की तरह हकीकत है, अलमिया है। गोरी है तो बदकिरदार, मोटी है तो धुतकार देना, काली है तो नुक्स निकालना, पतली है तो सड़ा कांटा कहना। मेरी तो बस है, अगर आप राज़ी हो तो मैं कुछ रिश्ते वालों को भेजूँ। बस साफ बता रही हूँ, वो लोग आपकी ज़ात से कुछ कम है। आप शाह पी सही है लोग, और वो खैर इतना कहूँगी कि लड़कों की उम्र बड़ी है तो इनमें किसी की तलाक हो चुकी है। अगर नहीं तो मैं माजरत चाहती हूँ, मेरी नज़र में 2 एक और रिश्ते हैं करवाने वाले हैं, इन्हें आपका नंबर दे दो। पैसे आप कहें तो आपको भेज देती हूँ। इसने अपनी बात ख़त्म करते आखिर में मशवरा भी दिया और पैसे भी लौटाने के लिए कह दिया। जरीश जहाँ की थी वहीं बैठी रह गई। लगता है आप परेशान हो गई मिसेस शाह, इसलिए मैं आपको बताना नहीं चाहती थी। आपसे कहा भी था कि अभी इतनी एज नहीं, इसकी तालीम फिर भी काबिल कबूल कर लेंगे, पर जिस्म का मोटापा बहुत कम ऐसे दिल के होते हैं जो कबूलें। आपके पास वक्त है, समन बेटी को डाइट करवाएं, सूप शूप पिलाएं, हैवी खाने से परहेज करवाएं, वरना आगे से बहुत मुश्किल होगी, ज़माना बुरा है। इसके मज़ीद तल्ख़ बातें न सुनते जरीश ने अपनी आंखें पहुँच कर लाफिस कहते राब्ता मुनक़ता करने के बाद वो अपना सर हाथों में थाम गई। उन्होंने इसलिए अपनी बेटी को बचपन में किसी से मंसूब नहीं किया था क्योंकि इनकी मिसाल इनके सामने थी। नसीब पर कोई भरोसा नहीं, जाने कहाँ किससे जुड़े। वो अपनी ज़िंदगी की तहरीर दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी। वो दानियाल खान से मंसूब थी बचपन से, पर नसीब जाकर हारून से जुड़ा। इन्हें नहीं तो मुश्किल से उन्होंने कभी सुना तक नहीं था, ना इनके बारे में जाना था। अचानक कैसे इन्हें वो पसंद आ गई और कैसे इनका रिश्ता हुआ। वो एक बार रज़ा के नाम की होते होते फिर हारून शाह की हो गई, जिसका एक बेटा भी था। वो सख्त परेशान थी, अब तो जाने कैसी होल उठ रहे थे दिल में। 22 साल की उम्र थी इसकी, पर साहिल हारून शाह ने बच्चे बना कर रखा था। जाने क्यों वो लड़कियों वाली सोचों से दूर थी, वो क्यों नहीं सोच रही थी
अपने मुतल्लिक सबकी शादी हो जाएंगे, वो क्या सबकी खाला पप्पू बनने के लिए थी? बेवकूफ़। कुछ ना सोचते हुए और अब से दुआएं मांगने लगी और इस पर भी कमर कस ली कि वो अपनी बेटी की तवज्जो दिलाएगी अपनी सेहत मुस्तकबिल की तरफ। वहाँ अचानक साहिल की भारी थकी थकी सी आवाज़ गूंजी और कदमों की भारी चाप पर भी इसके रूम की तरफ आती सुनाई दी। ज़रीशा ने फौरन अपने तासरात छुपाए और ख़ुद को नॉर्मल किया। मैं यहाँ हूँ साहिल, उन्होंने जवाब दिया। तभी वो अपने दराज कामत के साथ रूम में दाखिल हुआ। क्या हुआ, सब ठीक है साहिल? इसके थके थके कदमों को देखते हुए तड़प कर बेचैन हुई। आपकी ज़रूरत थी, सुकून नहीं आ रहा, कहीं तो घर आ गया, मुझे सोना है। और रुक रुक कर कैतन के पास बैठ कर बोला। क्या साहिल, मेरे बच्चे ठीक है सब? क्या तुम्हारे डैड ने कुछ कहा है क्या, या कोई बिजनेस की प्रॉब्लम है? वो मुतफक्कर होकर बोली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस थकन महसूस हो रही है, साहबी थकन, गैर असाबी। अपने पाँव से शूज़ निकालता वो गंभीर लहजे में कैतन की गोद में सरक कर लेट गया। अपने जान से अजीज भालू की हालत देखते सरिश्त का शाह का दिल उछल खलक में आ गया। क्या हुआ साहिल, मुझे परेशान कर रहे हो, बताओ क्या हुआ? कोई टेंशन है या कहीं तकलीफ? क्या हुआ है मेरी बेटी? अपने दुपट्टे की मदद से वो इसके माथे से पसीने साफ करती बोली। कुछ नहीं हुआ मामा, बस थक गया हूँ। इनके हाथ चूमता हुआ वो मुस्कुराकर बोला। क्यों ऐसे अचानक थके हुए? कोई वजह तो होगी, मुझे बताओ क्या बात है पूरी। देखो साहिल, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारी मुस्कुराहट से लेकर तुम्हारे गम तक पढ़ लेती हूँ। अब मैं अपने आखिर की आवाज़ समझ लूँ ये तुम मुझे बताओगे? वो गुस्से नाराज़गी से बोली। साहिल हंस पड़ा। कोई बड़ी बात नहीं, बस मामू से बात की थी आज, उन्होंने बुलाया और रूहा के बारे में जानकर मैंने अपने अंदर के सारे एहसासात को मार दिया है। शायद नफरत की नब्ज़ काटने पर तकलीफ़ होती है मुझे, और आपको मालूम है आपका बेटा सिर्फ आपसे ही सुकून हासिल करता है। मैं चाहता हूँ सुला दे मुझे। वो हल्के पलके अंदाज में कैतन हैरान कर गया। महकार, फिर वो कहाँ है? मुझे कॉल आई थी जब आपकी, वो कह रही थी इन्हें तुम अपने साथ लेकर गए हो। कुछ देर बाद वो बोली। साहिल ने देखा बेचा इन्हें अपनी बेटी के पास और मैं अपनी माँ के पास आ गया। इसकी आंखें बताते हुए सुर्ख थीं। कुछ देर पहले से मुलाजमा ने कहा करके बताया था कि शाह उससे गाड़ी आई थी मैं काशाह को लेने, और वो इसका इंतज़ार करती काफ़ी देर से आखिरकार थक कर चली गई। तब वह कितनी देर खामोश बैठा रहा, बहुत दिल लगाया काम में, खुद को समझाया कि वो इसकी थी ही नहीं कभी, इसकी सिर्फ एक माँ थी, वो ज़रीश खान। महकार शाह ने तो सिर्फ जन्म दिया था, ममता किसी और पर लुटाई, पर ज़रीश शाह ने इसे समेट लिया, इसे ममता दी, अच्छी तरबियत की, अच्छा इंसान बनाया, पढ़ाया लिखाया, काबिल फ़ख्र बनाया। इसने बगैर रोक टोक के ही न जाने दिया। एक दिन में ही वो समझ गया कि छीन लेने से कोई अपना नहीं हो जाता। अपना होने के लिए एहसास चाहिए जो शायद तक क़यामत साहिल शाह के लिए महकार शाह के दिल में ना आए। इसकी तकलीफ समझती ज़रीश शाह झुककर इसकी सुर्ख आंखें देखती आग से जलती आंखें चूमने लगी। वो तुम्हारी भी माँ है साहिल, ऐसे मत कहो मेरे बच्चे, हम दोनों तुम्हारी माँ हैं। वो इसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली। मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं मामा, बस इस किस्से को यही ख़त्म करें। मैंने आजमा लिया है सबको, रब ने मुझसे कुछ लिया तो बदले में आपको दे दिया, मुझे कोई शिकवा नहीं किसी से। मैं खुश हूँ और मैं काशा को माफ़ कर चुका हूँ दिल से। वो जाने इनकी बेटी की खुशियाँ, मैं अब अपनी माँ के साथ खुश हूँ। वो हाथ में बात करते इस बात को यहीं ख़त्म कर गया। ज़रीश ने समझाना चाहा पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा चलो ये बताओ भी शादी के बारे में क्या सोचा? मैं अब थक गई हूँ भाई, मुझे आराम दो, बहू को सुकून दो। साहिल कब बता रहे अपनी फ्यूचर बीवी का नाम? उन्होंने माथे पर बोसा देते इसकी तकलीफ़ कम करने के लिए बात बदली। इनकी पुरशिकवा नाराज़ बातें सुनकर वो हंसा। अच्छा आपको कैसी बहू चाहिए? वो सर सीधा करके इनके चेहरे को देखकर मुस्कुराया। जो तुम्हें अच्छी लगे वही हमें पसंद आएगी, हमारी कोई डिमांड नहीं, बस तुम्हारी दिल की डिमांड पर हैं हम, उन्होंने प्यार से कहा। साहिल की मुस्कुराहट गहरी हुई। तो अब बताओ कौन पसंद है तुम्हें? शरारत आंखों में सजाकर पूछा। अभी बता दूं या कुछ वेट करूं? कुछ सोचते हुए बोला। तुम्हें अंदाज़ा है हम सब कितनी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। सबके बड़े भाई का अहदा संभाला हुआ है और सब बहुत बेचैनी से तुम्हारी शादी के इंतज़ार में है। बहुत अरमान है सबके तुम्हें लेकर। अब जल्दी बताओ मुझे ताकि मैं कल ही शाह के साथ जाकर बात पक्की कराऊं। इन्हें बहुत जल्दबाजी थी, साहिल देखकर कहकर लगा उठा। हंसो मत साहिल, सीरियस हो जाओ बेटी, एज बड़ी हो जाएगी तो कोई अपनी बेटियां नहीं देता। वो फिक्रमंद थी। बेफिक्र रहे, अगर आपका बेटा 40 का हो गया तो अभी आपको अच्छी प्यारी से बहू मिल जाएगी। फिर भी आपका दिल रखने के लिए मैं एक नाम ले रहा हूँ, पहले वादा करें ला कर देंगे अपने साहिल को। इसने हाथ सामने किया। ज़रीश खिलखिलाकर हंसी। ला कर क्या मेरी जान, सीधा ब्याह कर लाऊंगी।
चटमंगनी पट पिया होगा सारे अरमानों से, तुम बस नाम बताओ इसका। वो खुश थी, बेइंतहा खुश कि बिलाखिर इसका साहिल मान तो गया। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। पहले जो उदासी दिल में भिरानी परेशानी चाहिए थी, इसकी जगह खुशियों ने ले ली थी। अच्छा चलो, इतनी एक्साइट होते मिन्नतें करें तो मैं एक एहसान कर ही लेता हूँ आप पर। इसने एहसान करने वाले अंदाज में बताया। सरीश का इसके अंदाज पर कहकर जानदार था। अब बताओ भी। उन्होंने मसनूई खोरी से नवाजते हुए इसरार किया। साहिल इन्हें देखते इस नाम के लिए अपने लब वाक़ई रूहा शाह। दूसरे लम्हे सरीश के सर पर जैसे धमाका कर दिया। क्या? उन्होंने समझी से देखा जैसे गलत सुना हो। जी रूहा शाह, अब बताएं कैसी लगी आपको, और कब ला कर दे रही हैं, आई मीन कि ब्याह कर ला रही हैं मेरे लिए। इसने ठहर ठहर कर कहते ब्रोच खाई। जबकि इसका नाम लेते नजर में वो मंजर घूम गया जब इसने इसके गाल को सहलाया था और वो हरासा सिमट गई थी। इसका वो मंजर आंखों में घूमा जब वो सुर्ख पत्ती को अपने शंगरफी लबों में कैद दबाए खड़ी थी इसके सामने। इसे नहीं मालूम था कि वो आकर इस पर ऐसा कोई कहर बर्पा करेगी। वो छोटी थी पर इसका डरना, इसकी अदाएं, इसका सहना, हिचकिचाहट कर झिझकना जानलेवा था। वो काफ़ी करीब से ये सब देखना चाहता था बगैर रोक टोक के। क्या आपने जवाब नहीं दिया? मुसलसल खामोश देखते अपनी माँ को इसने पूछा। साहिल हुआ तो बहुत छोटी है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं। हिजाब का कोई इरादा नहीं इसकी शादी करवाने का। कुछ लम्हों बाद बेटे के इस फैसले को बिल्कुल ना समझते हुए वो बोली। तब इन्हें एहसास हुआ कि दूसरे लोग क्यों इसके बेटे से इनकार कर रहे हैं। वो भी तो यही सोच रही थी कि वो नाजुक जान खुद को संभालेगी या इसके बेटे को। हर माँ यही तो सोच रखती है कि इसकी बहू ऐसी हो जो कि घर के साथ अफराद को एक साथ बांध कर रखे मोहब्बत से, और इसके बेटे का ख्याल रखे मुखलिस हमसफ़र की तरह। आप डैड को बता दीजिएगा मेरी पसंद, आगे आप लोगों की मर्जी। अगर ना पसंद आए तो कोई भी ब्याह लाए, मुझे ज़िंदगी गुजारनी, फॉर्मेलिटीज़ निभानी है, निभा दूंगा अच्छे से। वो अपनी माँ के माथे पर बोसा देते इनके सर पर सोचो कम बात छोड़कर वहाँ से निकल गया। नरेश अक्का बक्का बैठी से सिगरेट सुलगाते वहाँ से जाते हुए देखती रह गई। ऐसे मानेंगे वो तुम्हारे लिए साहिल, एज डिफरेंस कितना है तुम दोनों के बीच, और नाजुक सी जान का इतनी बड़ी जिम्मेदारी शादी नहीं पा सकेगी। वो खुद गुलामी से बोली जबकि वो अपने रूम में आकर खामोशी से लेट गया था और छत को कूदते साथ गहरे कश लगा रहा था। इसका दिल खाली वीरान था। जाने कैसी कैफियत इस पर हमलावर हुई थी कि इसका पूरा वजूद बेहिस लग रहा था, जैसे कुछ बचा ना हो। वह जानता था इसकी माँ इसकी पसंद का सुनकर शॉक्ड हुई बैठी होगी, और यह भी अंदाज़ा था कि इसकी पसंद की बाबत जानकर हारून जहाँ पर भी धमाका होगा। दया बच्चा है, आप एक बार सोच लीजिएगा। वो सब लाउंज में बैठे थे तब मतफक्कर बैठे साहमजादी से तकवा ने पास बैठकर कहा, वह होगा अच्छा, अपने लिए याद रखें मॉम, इस बार मैं ये सब नहीं होने दूंगा। और माफ़ कीजिएगा, आपने इस बेवकूफ़ लड़की से मेरी बात क्यों तय की बगैर मुझे बताए जाने? आप सबने इतना बड़ा फैसला ले लिया, मुझसे पूछना गवारा नहीं किया, क्यों? तकवा की बात सुनकर ज़िंदगी में पहली बार बुरी तरह इख्तलाफ करते साहमजादी से गुस्से से खड़ा हो गया। सामने किस तरह अपने कज़न के बारे में बात कर रहे हो? तकवा को इसका लहजा नागवार गुजरा। वो टोके बगैर रह ना पाई। ये लहजा अपनाने के लिए मुझे उन्होंने मजबूर किया है। एक बार मेरी बहन आप सबके फैसलों की वजह से बहुत कुछ झेल चुकी है, पर इस बार नहीं। आप कहीं और कर दें इसकी शादी, मैं एक बार भी बीच में नहीं आऊँगा। पर यह याद रखें, मैं फिर इनसे रिश्ता अपनी बहन का हरगिज़ जोड़ने नहीं दूँगा। वह गुस्से से दबे लहजे में घुरा उठा। इसका गुस्सा सातवां आसमान पर था। साइम तकवा दोनों इसके तेवरों पर हैरान थे। किचन में खड़ी चाय बनाती तोकी का दिल धड़क उठा। भाई आहिस्ता बैठकर ठंडे दिमाग से बात करते हैं, आप इस तरह गुस्सा ना हो। सारिम अपने माँ बाप के चेहरे पर तकलीफ का साथ देखते अपने भाई के कंधे पर हाथ रखकर रिलैक्स करने लगा। कैसे चुप हो जाऊँ मैं? तुम्हें अंदाज़ा है आज से कुछ साल पहले उन्होंने यही फैसला लिया था ना? जाने की इस बात की जल्दी थी डैड को अपनी लाडली बेटी का निकाह इस वैश्य से करवा दिया। क्या दिया इसने? मुँह दिखाने के लायक छोड़ा किसी को? चुप कर जाना पड़ा मामू को रातों रात। फिर किस तरह आ सकते हैं ये फिर हमारी बहन के लिए? कैसे बोल सकते हैं इसके बेटे का क्या धरा? वो धड़ा उठा। बस करो साम। कब से सुनते साहमजादी इस हद से बढ़ने गुस्ताख लहजे को देख गरज पड़े। साम ने लहू नजरों से सर चटका और गहरा सांस भरा। खामोश रहो साम, वो मेरी बेटी है, इसका फैसला करने वाली मैं हूँ और मेरा शोहर। साई ने जो फैसला लिया था तोकी के लिए, वो तो रब से पूछ कर नहीं आए थे ना। ये वो किस्मत पर न जानते थे कि आगे जाकर वैसा करेगा या तोकी के साथ ऐसा होगा जो क्या वो दिलावर ने किया। इसकी सजा तुम दरियाब अर्शे को क्यों दे रहे हो? इनका क्या कसूर है? तकवा ने गुस्से से अपने बेटे के सामने आते पूछा। वो अपनी माँ को देखकर इस्तेज़ाई हंसा। क्या फ़र्क है दोनों में?
अगर इस दिन दुबई होटल में ज़ियाफ ज़ैदी की नज़र आपके भाई की बेटी पर ना पड़ी होती तो वो यूँ आंसर उठाकर न चल रही होती। तल्ख आग बरसाते लहजे में इसने जैसे सब पर बम गिरा दिया। क्या बकवास कर रहे हो? साइम ज़ैदी घुरा उठे। इस पर अगर बड़ा बेटा ना होता तो एक ज़ोरदार थप्पड़ से मार देते। मुझे मालूम था बकवास ही लगेगा आपको। वो हंसा। सारिम तो सुर्ख चेहरे से खड़ा अपने भाई को देख रहा था। जब साइम ज़ैदी ने अपनी जेब में हाथ डालकर अपना मोबाइल निकाला और इस पर कुछ उंगलियां घुमाते हुए 2 मिनट के बाद स्क्रीन इनके सामने कर दी। साइम तकवा सारिम शौकी नज़रों से सामने का मंजर देख रहे थे जहाँ बर्ज अलहरा बॉर्डर की लिफ्ट से निकल कर वो बाहर आए थे। फ्लैशबैक कोई और नहीं अर्शी आई थी। तकवा ने अपने मुंह पर हाथ रख दिए। साइम ज़ैदी ने सारिम ने नजरें फेर दी। वो गैरतमंद लोग थे, अपनी इज्जतों को दूसरे के बाजुओं में कैसे देख लें। कुछ सोचते ही तकवा ने साहब से मोबाइल झपट कर इसका वो वीडियो डिलीट कर दिया कि कहीं इसके भाई को न दे दे। ये सब दिखाने का क्या मतलब है तुम्हारा? इसके पीछे कोई वजह भी हो सकती है। मैं अपनी अर्शिया को जानती हूँ, वो मासूम है। मेरा ये दिखाने का मतलब यही है कि ना ये लड़की किसी भी तरह मेरे लायक है जिससे आप मुझे बांध रही हैं। इसे अपनी किरदार आबरू का होश नहीं, ना ही इसका भाई मेरी बहन के लायक है, क्योंकि एक के नाम करके मैं अंजाम देख चुका हूँ। दूसरी बार अपनी बहन के साथ वो सब होते नहीं देख सकता। सख्त सख्त लहजे में गोया हुआ। साइम ज़ैदी जिस करज से उठे थे इतने खामोश से बैठ गए। उन्होंने तौकीद का निकाह दिलावा से बचपन में इसलिए करते था क्योंकि वो मुकाफात अमल से डरते थे। अपने मासूम बोल के साथ वो सब होते नहीं देख सकते थे जो उन्होंने अपने हम सफ़र के साथ किया, जिसके लिए वायदा खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे थे। पर दिलावत के गलत राह उठाए कदमों ने जो अंजाम दिखाया, ना सिर्फ वो अपनी जान से हाथों बैठा बल्कि इनकी बेटी के साथ वो हुआ जो वो नहीं चाहते थे। वो इससे मंसूब था, क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा था इन्हें। तो तुम किसको दोगे अपनी बहन? क्या ज़हरी जिंदगी ऐसे बिठाए रखोगे? गहरा सांस भरकर तकवा ने इससे पूछा। जैसे भी दूंगा वो कम से कम दरियाब खान से तो अच्छा ही होगा। और मेरी भी फिक्र मत करे, मैं अपने लिए अपनी हमसफ़र खुद तलाश करूँगा। इसने अपने माँ बाप का आदमी फैसला सुनाया। सारिम भाई को देखता बाप के पास बैठ गया। डैड परेशान मत हो प्लीज़, मैंने हौसला देने लगा। साइम ने मुस्कुराते अपने इस बेटे को देखा। तो तुम क्या चाहते हो समसाम के अपने भाई से रिश्ता तोड़ दूँ? एक गलती की सज़ा मैं दूसरों को दूँ? वो पहले से इतनी तकलीफ़ में है, महज तुम्हारी नापसंदीदगी की वजह से मैं इन्हें और तकलीफ़ दूँ? तकवा ने बमुश्किल भरी आवाज़ दबाकर कहा। वह देख चुकी थी इसका भाई रिश्ता मांगते इसकी आंखों में नहीं देख रहे थे, ना ही वो सर उठा रहे थे। वो इन्हें जवाब देकर क्या तोड़ देता दानियाल खान को? इसका हौसला कहका लगाता भाई तो कहीं खो गया था। एक मामूली सी उमंग के सहारे जी रहा था कि इन्हें ठुकरा कर वो इन्हें खुद से जुदा कर दे। साहिब अपनी बीवी की आंखों में नमी देखकर गुस्से से जैसे पागल हो गए। तुम होते कौन हो मेरी बेटी का फैसला करने वाले? मैं अभी जिंदा हूँ समसाम ज़ैदी, मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने के इख्तियारात दिए हैं, अपनी बेटी के नहीं। मैं बाप हूँ इसका और मैं फैसला करूँगा कि वो किसको दूँ, इसका हमसफ़र किसको चुनूँगा। तुम जाओ अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी बीवी ले आओ। मैं दरियाब खान को अपने दामाद के रूप में कबूल करता हूँ। अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ या ऑब्जेक्शन है तो वह तुम्हारा सर दर्द है। एक बाजू अपनी बीवी के कंधों के गिर डाले उन्होंने अटल फैसला सुना दिया। आपके कहने से डैड मैं अपने बड़े भाई के ओहदे से दस्तबरदार तो नहीं होगा। मैंने इसे अपनी बेटी की तरह पाला है, सीने से लगाकर। इसे उठाकर किसी भी अरे गहरे के हवाले नहीं करूँगा। अगर यहाँ से इसकी बारात जाएगी तो दूसरी आएगी और वह बारात दरियाब खान के घर से आएगी, महज मेरी बहन की खुशियों की ज़मानत बनकर। अगर आप देंगे दरियाब खान का रिश्ता तो मुझे अर्शिया खान का रिश्ता चाहिए बतौर ज़मानत, और ये मेरा भी आखिरी फैसला है। दिमाग बरसाते लहजे ज़िद्दी अटल जुनूनी अंदाज में कहता वहाँ से लंबे डग भरता हुआ निकल गया। पीछे सबको सुनकर गया। ये पागल तो नहीं हो गया? मैं अपने भाई की बेटी से ज़मानत बना कर दूँ? तकवा की सरसराती आवाज़ गूंजी। सारिम सख्ते में थे। साइम ज़ैदी अपनी बीवी को संभाल कर अभी कुछ कहते तभी लाउंज में तोकी दाखिल हुई। मॉम अभी जाप आंटी की तरफ से कॉल आई है, कल इनके घर कुरान खानी हम सबको बुलाए है, कह रही हैं सब आए, वो मिलना चाहती हैं सबसे। तोकी के लहजे के बारीपन से लग रहा था कि वो काफिर हो चुकी है। चाय की ट्रे रखते ही झुकी आंखों से कहा, अभी वहाँ से भाग कर निकलती इससे पहले ही सारिम ने एकदम इसका हाथ पकड़ लिया। भाई मुझे जाना है, नींद लगी। इसकी आवाज़ फिर भर आई। साइम ने आहिस्ता से सारिम से इसका हाथ लेकर अपनी गिरफ्त में लिया और इसे करीब बुलाकर अपने आगोश में छुपा लिया। जहाँ इनके सीने से लगते वो फूट फूट कर रोने लगी। डैड प्लीज़ भाई को हर्ट ना करे प्लीज़, वो इन्हें देखते हुए बोली। तो क्या तुम्हारी माम को भले हर्ट करे? साइम ज़ैदी ने इसके आंसुओं को साफ करते सर चूम कर पूछा। नहीं मॉम, कभी नहीं, किसी को भी हर्ट ना करे, मुझे छुपा दे कहीं, मुझे शादी नहीं करनी किसी से, वो रोती हुई बोली। साइम ज़ैदी ने अपनी जिगर की गोशियों को सीने से लगा लिया।
रोते नहीं मेरी बिल्ली, कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह अल्लाह पर यकीन रखो, सब बेहतर होगा। सारिम इसके कदमों में आकर बैठता प्यार से बोला। तकवा ने भी इसके सर पर बोसा दिया तो अपनी मॉम के सीने से लग गई। आई एम सॉरी मॉम, मेरी वजह से भाई ने आप सबसे ऐसे बात की। वो खुद अपने भाई की तरफ से माजरत करने लगी। डैड, ये बिल्लियाँ गद्दार होती हैं, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। सारिम मसनूई नाराज़गी से कहता मुँह मोड़ गया। इसकी बात सुनते अंदाज को देखती तो कि ना चाहते हुए भी हंस पड़ी। अलबत्ता तकवा का दिमाग आयशा के क्लब पर उलझा हुआ था। इतनी नफरत तुम्हें मुझसे साम शादी कि मैं तुम्हारी नज़र में सिर्फ तुम्हारी बहन की खुशियों की जमानत कैसे तो रखती हूँ। अपने मोबाइल पर्स के लिए बीच कार से गाड़ी मोड़कर वापस आई अर्शिया। घर के कॉरिडोर में पहुंचकर अभी लॉन्च में कदम रखने ही वाली थी कि शमशाम जैदी के नफरत व हकारत में डूबी अल्फाज सुनती वो कब की बुत हो गई थी। होश तो इसे तब अब आया था जब चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था, न सिर्फ आस पास बल्कि इसकी जात के गिर्द भी। इसके रुमाल थमाने पर वह जो खुशफहमी से दिल धड़का था, पूरी तरह नोच का सीने से शमशाम जैदी ने इसे अपनी भारी बोटों तले कुचल दिया था। न सिर्फ अर्शिया का दिल बल्कि इसकी जात और हस्ती इसे अपनी पुप्पा की नज़रों में गिरा दिया, इसके दोस्तों की नज़रों में गिरा दिया। हालांकि सच वो बता चुकी थी, इसे सच में हकीकत का मालूम नहीं था। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसे लगे आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।